रामलीला मैदान में बैठे थे कि कहीं ना कहीं देश में उस समय की जो सरकारें चल रही थी उसमें भ्रष्टाचार बहुत था। समाज सेवा के लिए सिर्फ राजनीति और भी तो जरिए है सर। उसमें जो आम आदमी पार्टी का भाव था उसमें मंच की लड़ाई बहुत थी। केंद्र के द्वारा उनको धन का संसाधन पकड़ाया जाता और कहा जाता है कि आप इस प्रदेश के लोगों की इस पीड़ा को दूर कीजिए, जहां लाखों लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं। तो वहां पे उनके द्वारा जब 12 करोड़ में कैलाश खेर जैसे सिंगर को लाकर अगर वहाँ केदारनाथ के अंदर गवाया जाता है, नचाया जाता है, तो मेरी पीड़ा उसी दिन इतनी गंभीर हो गई थी और मैं मान गया था कि हरीश रावत जी जैसा लीडर इस प्रदेश को नहीं मिलना चाहिए जो पैसे का दुरुपयोग कर। अभी यूपी के सीएम हैं और हमारे उत्तराखंड से ही ताल्लुक रखते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के बयान सही है? इस देश की पुलिस को 15 मिनट के लिए छोड़ दो तो हम बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं, तो उसका जवाब हमें क्या देना चाहिए आप बताइए। सोनप्रयाग में इन्हें भगाया जाता है, सोनप्रयाग में इनकी पूरी टीम को भगाया जाता है जब जहां पे लोगों की सेवा हो रही होती है, जहां लोगों के लिए भंडारा लगा हुआ होता है, वहां पे ये जब हीरोगिरी कर रहे तो उन्हें भगाने का काम वहां के क्षेत्रीय लोगों ने किया। और इनके राहुल बाबा ने जब इन्हें दिल्ली बुलाया तो इनकी संपूर्ण टीम ऐसी आपदा के समय पे हमारे लोगों की सेवा करने के बजाय ये वहां नजर आ रहे थे। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ शोर मचाने का काम करते हैं, जहां पे भीड़ जुटी हुई होती है वहां पे जाके अपने आप को जोड़ लेते हैं। इसके अलावा इनका प्रदेश की जनता के साथ कोई सरोकार नहीं है, ना ये जल में है, ना जंगल में है, ना जमीन में है। यही कारण है कि इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता इनके बारे में, इनके मखौटे के बारे में बहुत अच्छे से जानती है। और मैं ये मानता हूं कि हमारे प्रदेश की जनता ने बहुत समझदारी का काम किया कि इन्हें सत्ता में नहीं आने दिया, नहीं तो ये जो लोभी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजू बिष्ट है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लेडी वॉक प्रोडक्शन। जैसा कि हमने बोला था, इस पॉडकास्ट में हम प्रदेश के उन लोगों से बात करेंगे जो किसी ना किसी रूप से इस प्रदेश में अपना प्रभाव डाल रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश टीवी पैनलिस्ट राजेश बिष्ट जी। आइए इनसे बात करते हैं। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ संजय भाई, आप ठीक होंगे? मैं बिल्कुल अच्छा जी। दिल्ली में एक कॉर्पोरेट जॉब करने वाला लड़का आज राजनीति करने के लिए पहाड़ पे आया है, क्या वजह है इसके पीछे? संजय भाई, सबसे पहले तो मैं आपके लेडी वॉक प्रोडक्शन को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, खासतौर पे आपकी और भाई किशोर जी की जो मेहनत है और जिस तरह से आप लोगों ने भी, मैं तो सिर्फ दिल्ली गया हूं, आप लोगों ने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, अगर मैं मुंबई की बात करूं या देश के अन्य हिस्सों की बात करूं, वहां पे आप लोगों के द्वारा सीख कर आके और आज अपने लोहाघाट जैसे छोटे सी जगह पे आप लोग ये प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको बधाई है। बहुत धन्यवाद सर। और इसके पीछे जो आपने सवाल करा, इसमें अपने आप ही जवाब मुझे अंकित सा दिख रहा है। जब आप जैसे लोग यहाँ पे शिक्षा लेकर, इतनी हायर एजुकेशन और क्वालिफाइड एजुकेशन लेने के बाद अगर आप लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को छोड़ के अपने जगह पर आ रहे हैं, अपने घर पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी यही भाव आया कि यार जो मेहनत हम बाहर दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं, जो सेवा हम दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं, अगर हमारे क्षेत्र के अंदर ऐसी सेवा की आवश्यकता है और हम लोगों को कुछ करना चाहिए, तो यही सबसे बड़ा कारण रहा कि जॉब को एक साइड रखा और समाज सेवा को एक साइड रखा। अभी आपका मेन पर्पज यहाँ समाज सेवा है। मुझे, अगर मैं राजनीति की बात करूँ तो 2013 से मैं राजनीति में हूँ। एक दिल्ली के अंदर आंधी आई थी, मैं आंधी इसलिए कह रहा हूँ, रामलीला मैदान पे जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात आई थी, अन्ना हजारे वाली बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ, जहाँ से केजरीवाल जी निकले और निकल के इस देश को उन्होंने क्या दिया, प्रदेश को क्या दिया, दिल्ली जैसी नेशनल कैपिटल टेरिटरी को क्या दिया, वो आप सब देख रहे हैं। देखिए, अन्ना जी का जो मकसद था वो कहीं पर भी राजनीति नहीं था। वो इस मकसद से रामलीला मैदान में बैठे थे कि कहीं ना कहीं देश में उस समय की जो सरकारें चल रही थी उसमें भ्रष्टाचार बहुत था और जो हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए उस उन्नति की ओर ना बढ़ते हुए अन्य देशों की तुलना में नीचे आ रहा था। तो वो आंदोलन बहुत सफल रहा और अगर मैं कहूं कि राजनीति में वहीं से दिखता हुआ आया। सर मुझे भी याद है उस आंदोलन की, जो उसका प्रभाव था मीडिया पे और लोगों पे, वो मैंने देखा था। और वो मेरा पहला वक्त था जब मैं दिल्ली गया और मैं उस समय कॉल सेंटर में जॉब करता था, नोएडा में करता। जी। तो संजय भाई, आपका भी तजुर्बा उस आंदोलन को देख के यही निकला होगा कि यार जब एक महाराष्ट्र से अगर अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति जो देश हित की भावना रखते हैं, समाज हित की भावना रखते हैं, वो दिल्ली आके अगर प्रोटेस्ट करने को मजबूर हैं, तो हमें अपने क्षेत्र के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। तो तब से राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। आज लगभग 11 साल मुझे लगातार हो गए हैं। और पिछले साल अगर मैं कहूँ, जब हमने 2022 का चुनाव लड़ा यहाँ से विधानसभा का, उसमें तमाम परेशानियां क्षेत्रीय लोगों की देखी। कहीं पे पानी की समस्या, कहीं बिजली की समस्या, कहीं कोई पीड़ा में है, स्कूल बहुत दूर है, स्कूल है तो व्यवस्थित नहीं है। तो मन के अंदर विचार आया कि यार हम लोग समाज में रहने के बाद सिर्फ समाज में घूमने से, हम इतने बड़े उद्योगपतियों की औलाद नहीं है, किसान परिवार से है,
तो किसानी करते हुए हमारे पिताजी ने प्राइवेट नौकरी करते हुए हमें पाला पोसा बड़ा किया। तो मन में विचार आया कि यार सिर्फ ऐसे समाज सेवा करने से हम किसी की पूर्ति नहीं कर सकते। अगर आपने किसी के लिए भला करना है और वो भला सामूहिक रूप से करना है, आप व्यक्तिगत संसाधन से किसी एक बच्चे की शिक्षा कर सकते हैं, व्यक्तिगत संसाधन से किसी एक बालिका की शादी कर सकते हैं, व्यक्तिगत संसाधन से किसी के घर में कोई दूसरे तरह की व्यवस्था को दे सकते हैं। लेकिन जब वो सामूहिक रूप से आपको करने के लिए जागना पड़ता है तो आपको फिर राजनीति का सहारा लेना समाज सेवा के लिए सिर्फ राजनीति और भी तो जरिए है सर। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बोला ना कि समाज सेवा भी करने के लिए धन बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अपने आप में। उसके अलावा जो प्रशासनिक तौर पे जो शासन प्रशासन से जो चली हुई सरकारों से मदद चाहिए होती है, वो सिर्फ आपके अकेले दौड़ने से नहीं होगी। अगर आपकी नीयत ठीक है, आपके विचार ठीक हैं, तो आपको सरकार के साथ शामिल होकर राजनीतिक रूप से, मैं एक माध्यम मान रहा हूं इसको, हो सकता है जिनके पास धन का अच्छा खासा घर पे व्यवस्था हो वो समाज सेवा और तरह से कर रहे हो, लेकिन मुझे ये रास्ता ठीक लगा कि राजनीति में आने के बाद आप पावर के साथ और लोगों को जो व्यवस्था देनी चाहिए वो शायद अच्छे तरीके से दे सकते हैं। अच्छा, तो ये विचार मन में आया, इसलिए राजनीति की ओर कूद पड़े। सर स्कूलिंग कहाँ से हुई? बस यहीं से पढ़ा या फिर? देखिए संजय भाई, स्कूलिंग अगर मैं प्राथमिक शिक्षा की बात करूं, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो हमारे देहरादून में प्राइवेट स्कूलों से हुई है। हाँ। तो फिर इंटरमीडिएट वगैरह मैंने यूपी बोर्ड से करा और अभी 2023 में मैंने BA LLB कर लिया है। कारण यही रहा कि राजनीति के साथ साथ मुझे लगा कि यार वकालत भी अपने आप में ज़रूर कहीं ना कहीं एक माध्यम है। तो LLB किया? LLB लास्ट ईयर में कर चुका हूँ। अच्छा, तो बस अब रजिस्ट्रेशन कराऊंगा इस साल बार काउंसिल में। तो मन के अंदर ये भाव आया पढ़ाई को थोड़ा खाली टाइम है, थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, तो वो भी यूपी बोर्ड से ही करा, प्रयागराज यूनिवर्सिटी से करा। अभी घर में कौन कौन? घर में मेरी आदरणीय माता जी हैं, धर्मपत्नी जी हैं, 2 बड़ी बेटियां हैं, एक छोटा बेटा है। तो वो यहीं रहते हैं, दिल्ली रहते हैं? देखिए, बच्चे तो इस समय सारे ही इधर उधर हो रखे हैं, क्योंकि राजनीति में ना घर को त्यागना पड़ता है। जब आप समाज के लिए निकल गए तो घर पीछे छोड़ना पड़ता है। धर्मपत्नी और बेटी मेरी देहरादून में है, बेटा बोर्डिंग में है, माता जी इस समय हल्द्वानी आई हैं। तो ऐसे सब, और मैं महीने में 25 दिन यही विधानसभा में घूम रहा होता हूँ, तो ऐसे चल रहा है। अच्छा, मैंने सुना आपके बेटे का जो एक ऐड है, जिसे हम यहाँ की भाषा में प्रचार बोलते हैं, जी घरेलू भाषा में, वो विराट कोहली के साथ आया था? जी, मेरे बेटे का नाम कार्तिक हीरा सिंह बिष्ट है। वो 10 वर्ष का है। पिछले साल उसका ऐड विराट कोहली जी ने एक बैट कंपनी को प्रमोट किया था, बैट रैप करके। अच्छा। तो वो बैट में ना एक रैपर चढ़ना था। अच्छा अच्छा। तो उस रैपर की शूटिंग गुड़गांव में 4 दिन हुई थी। तो उस ऐड में लगभग 50 बच्चे थे, तो उसमें से एक मेरा बेटा चुना गया था और लीड रोल में विराट के साथ वही था। अच्छा, अभी वो क्रिकेट एकेडमी जा रहे हैं? जी, अभी एकेडमी में हॉस्टल में है। अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी करके एक एकेडमी है देहरादून में। उत्तराखंड की नंबर 1 एकेडमी है वो क्रिकेट की, तो फिलहाल उसको वहाँ डाला हुआ है। चलो, होप सो उनका कैरियर। जी, बहुत धन्यवाद। अच्छे हमारे उत्तराखंड को प्रतिनिधित्व करें। जी, जैसे और भी कर रहे हैं। चलिए सर, अब राजनीति की ओर जाते हैं। जी। अच्छा, आपने बोला कि आप अन्ना हजारे के आंदोलन से प्रभावित थे, और लाजमी सी बात है, प्रभाव है तो फिर राजनीति में आए आप। जी। फिर आपने जॉब अपनी छोड़ी और घर आए और आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। जी। अब जब तक आप आम आदमी पार्टी में थे तो कोस के आप भाजपा को सुनाते थे बात। जी। लेकिन अब जब भाजपा में आ चुके हैं जी, तो अब और पार्टियों को, जैसे कांग्रेस या जिन पार्टियों को भी आप बताते हैं, जिनके पक्ष में बात करते हैं, लाजमी सी बात है, पर ये रीजन क्यों रहा? आम आदमी पार्टी क्यों छोड़नी पड़ा? संजय भाई, आम आदमी पार्टी को छोड़ने के पीछे ना सिर्फ एक कारण नहीं था। जिस पार्टी को 2013 से, अगर हम कहें, आम आदमी पार्टी का पहला रजिस्ट्रेशन 2013 में हुआ, तो हमारे को उस समय पे ये महसूस हो रहा था कि ये पार्टी देश हित में ज़रूर कुछ काम करेगी। और शुरू में देखिए, जो उस समय की आम आदमी पार्टी की उस समय पे व्यवस्था थी, जो उनकी रूपरेखा थी, जो जनता के बीच में उनकी अटेंशन थी, वो अटेंशन अगले कुछ सालों के अंदर विफल समझ लीजिए, या उनकी नीतियों में बदलाव समझ लीजिए, या सिर्फ राजनीति में वो कमाने के लिए आए हैं, या सिर्फ अपने आप को सीएम की कुर्सी पे बैठाने आए। ये कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो हमें प्रदेश में नहीं दिखे। दिल्ली में तो सब बोल रहे हैं कि बढ़िया काम कर रहे हैं, पंजाब में भी उन्होंने अपना साम्राज्य देखिए, ऐसा होता है जब कोई पार्टी एक मुफ्त का प्रचार शुरू कर देती है, जो हमें भी लग रहा था कि हमारे उत्तराखंड के लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की जो बात होती थी, बसों में फ्री यात्रा की बात होती थी, या हम 2,500 महिलाओं को किसी भी तरीके से हर महीने उनको पैसा देने की बात कर रहे थे, ये जब हम फील्ड में उतर के देखते हैं तो इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, फ्री वाले जो कंसेप्ट था, जो उनका था ये कॉन्सेप्ट, जी, तो उसके पक्ष में नहीं था? नहीं, देखिए, 2 अलग अलग तरीके हैं काम करने के।
एक तरीका ये हो जाता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को किस तरह से प्रभावित करती है। उन मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए अगर एक घर में रहने वाले व्यक्ति को कहती है बिजली फ्री दूंगी और उस सब्सिडी का यूटिलाइजेशन कहीं और हो रहा है जो एक्चुअली किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना चाहिए, अगर वो नहीं हो रहा, उससे हमारे प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो भिन्न है। दोनों की ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है वो अलग अलग है। वहां पे अगर मैं कहूं दिल्ली के लोकल लोग तो वो नहीं रहते हैं, दिल्ली में बहु समाज के लोग रह रहे हैं। और जब मेरे उत्तराखंड के सिर्फ मेरी संस्कृति की बात आती है, मेरे लोगों की बात आती है, तो सिर्फ फ्री देने से उनका भला नहीं होने वाला है। ये कंसेप्ट अलग है। 2022 का चुनाव जरूर हमने इन मुद्दों पे लड़ा था, लेकिन 2022 के बाद 2024 तक जब हम इस उम्मीद से थे कि आम आदमी पार्टी शायद चुनाव के बाद भी हमारे प्रदेश के अंदर हमारे लोगों के लिए चिंता करेगी, हमारे लोगों के लिए काम करेगी, या वहां का जो लीडरशिप है, जो एक्चुअली लीडरशिप दिल्ली के अंदर है, वो अगर यहां पहाड़ आएगा तो हमारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। जब हमने उनका पर्पस समझा कि सिर्फ इनका पर्पस चुनाव लड़ना है, हमारे उत्तराखंड के जल जंगल जमीन से इनका कोई लेना देना नहीं, तो वो दिन था कि जब मुझे आम आदमी पार्टी को नमस्ते कहना पड़ा और अपने 10 साल का जो उनके साथ मेरा साथ था उस साथ को मुझे छोड़ना पड़ा। लोग जमीनी स्तर पर जो बातें हो रही हैं, इधर उधर जो जनता बात कर रही है, वो बोल रहे हैं कि आपने डील की है कुछ बीजेपी से। देखिए, मैं डील वाली स्थिति पे इस लेवल का लीडर नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मेरी बहुत सख्त जरूरत है और मेरे बिना पार्टी नहीं चल रही होगी। मैं बताती ना, आपके जो पकड़ है आपकी, जो आपके तार हैं बहुत ऊपर तक। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पार्टी में हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की नजर में वही एक कार्यकर्ता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे एक दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता हो। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर एक कार्यकर्ता का सरोकार समान है। वो हर किसी का सम्मान उसी रूप से करते हैं जिस रूप से विधायक आता है। मैंने कई मीटिंगों में देखा है, जबकि मेरी पहली राजनीतिक पार्टी अगर मैं आम आदमी पार्टी थी कहूं, तो उसमें जो आम आदमी पार्टी का भाव था उसमें मंच की लड़ाई बहुत थी। जिस आदमी को अगर ब्लॉक स्तर का भी पद मिला हुआ तो उसकी पहली प्राथमिकता मंच पर बैठने की हुआ करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैंने माननीय सांसदों को, माननीय विधायकों को, माननीय मंत्रियों को आखिरी पंक्ति में बैठते हुए देखा, तो मैं इस बात को नकार नहीं सकता हूं। ये खूबी भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखी। और जब तक हम नए लोगों से नहीं मिलेंगे, नए लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, तो हमारे को उनके भाव, उनके विचार और जो उनका कल्चर चल रहा है पार्टी के अंदर, वो ट्रेंड हमें समझ नहीं आएगा। तो जब हम आए हैं तो उस ट्रेंड की हम तारीफ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे कार्यकर्ता की पूछ है, यहाँ पे काम की पूछ है। तो ये हमारा रीजन रहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 का विजन दिया, एक मैं गलत रास्ते पे भटक सकता हूं, लेकिन इस देश की 140 करोड़ जनता तो नहीं भटक सकती। तो इस बार का परिणाम तो अलग है फिर ना। देखिए, परिणाम इस बार 400 पार हो रहा था। देखिए, एक पार्टी जो 65 वर्षों के बाद अगर केंद्रीय राजनीति में 2014 में पहली बार सरकार बनाती है, आप उसका ग्राफ अगर उठाकर देखते हैं 2014 के बाद 2019 का, तो उसमें प्रोग्रेस हुई है। पर इस बार तो कम हुआ नहीं। देखिए, कम होने की बात दूसरी हो जाती है। देखिए, एक पार्टी जिसने इस देश में आजादी की बात करते करते 65 वर्षों तक हमारे देश को लूटा, उसकी स्थिति कहां पर, आप इस बात को देखिए। और केंद्र में तीसरी बार मोदी जी अगर सरकार बना रहे हैं, उसके पीछे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की सहभागिता है। और उस बात को समझना होगा कि उन लोगों ने सहभागिता के साथ साथ ये विश्वास दिलाया कि 2047 तक अगर कोई इस देश को आगे बढ़ा सकता है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ सकता है। तो ऐसा नहीं है, आंकड़े जरूर कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन केंद्र पे आज भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये देख रहे हैं आप लोग। तो अभी तक जब से आप राजनीति में आए, कोई कॉम्प्रोमाइज किया है? देखिए, कॉम्प्रोमाइज उन जगहों पे किया जाता है जब आपका व्यक्तिगत स्वार्थ हो, जब आपने जनहित के कामों के लिए ही लड़ना है, जनहित के लिए आवाज उठानी है, तो कॉम्प्रोमाइज जैसी चीजें नहीं हो सकती है। देखिए, स्वार्थी नेता में और एक जन नेता में फर्क इसी बात का होता है। देखिए, न मैं ठेकेदार लॉबी से हूं, न मेरे पीछे ऐसे लोगों का हाथ है जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। हाँ, मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि मेरी इष्ट देवी मां बाराही, मेरे सहयोगी साथी जिनको कहीं ना कहीं मुझ पे विश्वास है, और कहीं ना कहीं पे जो मैं पहला कदम जीरो से शुरू करके यहां तक आया हूं, इसमें मैं अपने लोगों का स्नेह, लोगों का मेरे प्रति विश्वास और मैं अपनी मेहनत को इसमें कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दूंगा कि मैंने इसमें जो मैक्सिमम कर सकता था वो करने का प्रयास किया। अच्छा, अभी क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं चंपावत जिले में? देखिए, जिले की कोई जिम्मेदारी नहीं है अभी मेरे पास। एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपका सोशल मीडिया देखता हूँ, आप बड़े व्यवस्थित ढंग से तरीके से अपनी पोस्ट शेयर करते हैं अन्य नेताओं की तुलना में। कोई पीआर टीम है क्या आपके पास? देखिए, जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं तो उसका फ्लो दिखना चाहिए।
तो वो फ्लो तभी दिखना पॉसिबल है जब आप फील्ड में उतरेंगे। तो टीम ज़रूर हमारे पास है और वो टीम बहुत जिम्मेदार टीम है। उसे ये चिंता रहती है कि मैं फील्ड में क्या कर रहा हूँ, और अगर कुछ नहीं कर रहा हूँ तो उनकी तरफ से आइडियाज़ मिलते हैं अच्छे अच्छे। वैसे तो देखिए इस प्रदेश भर में, इस जिले के अंदर जो भौगोलिक स्थिति है उसमें काम करने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि देखिए जब आप किसी की पीड़ा सुनने जाते हैं ना, तो वो व्यक्ति भी ये चाहता है कि आपकी पीड़ा सुनने के लिए कोई व्यक्ति आपके पास आए। तो ज़रूर मैंने 5 साल में अपनी विधानसभा के अंदर लोगों के बीच में ऐसा सामर्थ्य ज़रूर बनाया है कि हर सुख हो हर दुख हो तो मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि वहाँ पहुँचूँ, और जब मैं कुछ करूँगा तो ही मेरी पीआर टीम भी काम करेगी। बिल्कुल। अब मैं घर पे बैठा हुआ, अगर मैं सोशल मीडिया पे, जैसे मेरे पास अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए डिबेट्स बहुत है, हफ्ते में 5 दिन डिबेट्स पे बैठता हूँ, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन वैसे ही पूरे प्रदेश को दे सकता हूँ, सिर्फ विधानसभा को नहीं। और मुझे लगता है डिबेट में इस जिले से सिर्फ आप ही दिखते हैं, मुझे और कोई नेता नहीं दिखता। देखिए वो डिपेंड करता है। लोग नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है संजय भाई। उसके पीछे के कारण ये है समय की बात। हर एक व्यक्ति की अलग जिम्मेदारी है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए पिता की अपनी जिम्मेदारी है, माता की अपनी है, बच्चों की अपनी है। तो जो जिम्मेदारी मुझे दी है उनको लगा होगा मैं ठीक हूँ इसके लिए, क्योंकि मेरे जैसे और भी हैं। ऐसा नहीं कि इस जिले से मैं बैठता हूँ, देहरादून से कई सारे लोग हैं, हमारे गढ़वाल से कई सारे लोग हैं। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बीजेपी की बता रहा हूँ आपको कि देखिए पार्टी ने जिस काम की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को दे रखी है वो जिम्मेदारी वही व्यक्ति निभाता है। मेरे को उनको लगा होगा टीवी में बैठना चाहिए इसने, तो टीवी में बैठा लेते हैं। धामी जी को लगा नहीं, धामी जी नहीं कह पाएंगे इसके लिए तो देखिए टीम अलग अलग है ना। मैंने आपको बोला धामी जी ने तो पूरा प्रदेश देखना है। हमारे मीडिया प्रभारी होते हैं और हमारे और भी लोग होते हैं जिनको हमारे बारे में पता होता है कि डिबेट्स में बैठने की स्थिति में है, ये जवाब ठीक दे सकते हैं, इनके पास आंकड़े होते हैं, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। जवाब देखता हूँ मैं आपके, होते सटीक है और आंकड़े भी अच्छे जी होते हैं। जी। क्या कौन बताता है ये सब? वही देखिए टीम बताती है? कुछ तो काम पढ़ाई पे जाते संजय भाई, इसमें ना खुद एनालिस आपको करना पड़ता है। जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ चीजों को, फोकस कर रहा हूँ, आज का मुद्दा अगर मुझे मालूम है कि यूसीसी पे है, तो मुझे यूसीसी को पढ़ना होगा। जब मैं यूसीसी पढ़ूंगा तभी उस पर जवाब दे पाऊंगा। मुझे सरकार की उपलब्धियों को देखना पड़ेगा कि सरकार ने अगर ऐसा ऐतिहासिक कानून इस प्रदेश को दिया है, और इस देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर अगर हमारा पहला राज्य इस इतिहास को बनाने के लिए सबसे आगे आया, तो पुष्कर सिंह धामी जी ने क्या उसके लिए किया कि भाई हमने पहले एजेंडे में लिया। 2022 के चुनाव के एजेंडे में था भारतीय जनता पार्टी का कि अगर सरकार बनाओगे यूसीसी लाएंगे। तो मई के अंदर 2022 में टीम फॉर्मेशन हुई। इसमें टीम फॉर्मेशन के बाद 2 महीने के बाद पहली बैठक हुई है, फिर 6 महीने बाद लोगों से सबकी राय लिए। तो इस तरह से सारी चीज़ों को पढ़ना भी पड़ेगा आपको, बगैर पढ़े आप डिबेट्स में नहीं बैठ सकते। अच्छा, आप सीरियस रहते हैं या फिर मजाक भी करते हैं? देखिए डिबेट्स में मैटर करता है कि हमारी जो विपक्षी जो साथी बैठे, जिंदगी पर्सनल लाइफ के नहीं, पर्सनल लाइफ में तो देखिए मैं जितना मस्ती करता हूँ उतना कोई नहीं करता है। अच्छा। ठीक है। और जहाँ पे अगर कोई गंभीर विषय और मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से निभाना है, तो मेरे जैसा सीरियस आदमी उसमें कोई नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। फिर तो मैं इतना मेरे को फिर उस समय ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है। मतलब जिंदगी के हर फ्लेवर का मजा ले। वो बिल्कुल ठीक है, वो ऐसे ही करते हैं। सीएम धामी से मुलाकात हुई? सीएम साहब से कोशिश की, 4-5 बार मुलाकात की और अच्छी मुलाकात हुई है। क्या बताया? नहीं देखिए इतना समय नहीं होता कि हम उनसे नहीं, देखिए जब भी बात हुई है थोड़ी बहुत सूक्ष्म बात हुई है। उसमें देखिए अभी हमको खुद स्थापित करने के लिए थोड़ा समय लगने वाला है। यहाँ अभी पार्टी के अंदर केवल 8 या 9 महीने हुए हैं और हमारी प्रेजेंस उनकी नज़रों में होगी। जब भी मुलाकात होती है शिष्टाचार भेंट होती, तो बस उतना ही होता है। 2022 में जी जो सरकार बनी उत्तराखंड में वो बीजेपी की बनी जी, लेकिन लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी हारी। अब इसके लिए तैयारी क्या आप लोगों की? संजय भाई देखिए अगर हार की हम बात करेंगे, हार के पीछे कारण देखिए जनता, कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है। वैसे नहीं, हाँ देखिए कार्यकर्ता यहाँ का बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है और जो आंकड़े 2017 के चुनाव में आदरणीय पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल जी के थे, उन आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई है। अगर मैं आपको बताऊं, देखिए कई बारी क्या होता है, आपस के कुछ लोग होते हैं जो एक अच्छे लीडर को कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है वहां पे वो उन लोगों को समझाने में विफल रहे हों या उन लोगों ने उन बातों को समझने की बात ना रखी हो। अगर ऐसा होता तो मुझे नहीं लगता कि 47-48 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार इस प्रदेश में बनती, क्योंकि इतिहास अभी तक यही रहा है। 2000 से अगर हम देख कर चलें तो अभी तक इतिहास यही रहा है कि 5 साल के बाद रोटेट हुई है सरकार। नाम नहीं लूंगा, दिल्ली से बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे थे जो विधायक के दावेदारी पेश कर रहे थे बीजेपी से, पर हो नहीं पाया। अब सवाल यह है कि चंपावत में कौन अपना अस्तित्व बचा रहा है, कौन अपना साम्राज्य फैला रहा है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती ये है कि किसी के साम्राज्य जैसी चीज़ यहाँ पे नहीं चलती, क्योंकि ये जैसे आपने शुरू में मेरा इंट्रोडक्शन दिया, आपने कहा कि एमएनसी छोड़कर आए, कॉर्पोरेट जगत छोड़ के आए, तो एक कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है। यही फर्क हम और कांग्रेस पार्टी के अंदर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, देखिए जब नरेंद्र मोदी जी की हम बात करते हैं तो किसी ने या उन्होंने खुद भी कभी भविष्य में नहीं सोचा था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे और ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे जो इतिहास रचते जाते हैं। आज अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो तीसरे पायदान पे लाने का काम किया, तो क्रेडिट उनको जाता है। आज विदेशी ताकतों को अगर हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं और उनके आतंकवादियों को गाड़ी के आगे टांगते हैं और पत्थरबाजों को बंद करते हैं, 370 जब हम खत्म करते हैं, जब राम जन्मभूमि पे 550 वर्षों के बाद हम राम मंदिर बनाते हैं, तो ये उपलब्धियां अपने आप उनको सबसे सर्वश्रेष्ठ बना देती है। आप विदेशी ताकतों को जवाब देने की बात कर रहे हैं, पर कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत जी बोल रहे हैं कि चाइना उत्तराखंड में जो है अपने पैर पसार रहा है। देखिए हरीश रावत जी, नहीं, आपने जो बात कही है उसको मैं बड़ी गंभीरता के साथ आपको बताना चाहूँगा। हरीश रावत जी बहुत सीनियर लीडर हैं, मैं व्यक्तिगत उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जब मैं उनका पॉलिटिकल ग्राफ देखता हूँ और जितने टाइम तक वो लोकसभा के इतने अच्छे लीडर रहे, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री रहे, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर रहे, उसके बाद 2013 में जब आपदा आती है और उस आपदा के तहत जब वो इतने लाखों श्रद्धालुओं की जब वहाँ पे इस आपदा में मृत्यु होती है, जो प्रलय आती है, उसमें जब केंद्र के द्वारा उनको धन का संसाधन पकड़ाया जाता है और कहा जाता है कि आप इस प्रदेश के लोगों की इस पीड़ा को दूर कीजिए जहाँ लाखों लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं, तो वहाँ पे उनके द्वारा जब 12 करोड़ में कैलाश खेर जैसे सिंगर को लाकर अगर वहाँ केदारनाथ के अंदर गवाया जाता है, नचाया जाता है, तो मेरी पीड़ा उसी दिन इतनी गंभीर हो गई थी और मैं मान गया था कि हरीश रावत जी जैसा लीडर इस प्रदेश को नहीं मिलना चाहिए जो पैसे का दुरुपयोग कर। दूसरा, जब इस प्रदेश के अंदर एक स्थिर सरकार हमारे प्रदेश के लोगों ने बनाई और वो वहाँ पे विधायकों को खरीदने के लिए स्टिंग जो उनका सामने आता है, सीबीआई उस पर उनकी FIR रजिस्टर्ड करती, वो मेरा उनका कद और नीचे मेरी नज़रों में कर देता है, जो पॉलिटिकल लीडर मेरी नज़र में वो थे। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस का अंतर्कलह इस समय पूरे प्रदेश को पता है। करण मेहरा जी की अलग टीम चल रही है, प्रीतम सिंह जी की अलग टीम चल रही है, गणेश गोदियाल जी की अलग टीम चल रही है, हरीश रावत जी की अलग चल रही है। हरीश रावत जी को प्रदेश के सामूहिक मामलों के लिए अगर अपने घर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है तो इस बात से अंदाजा लगाया सकता है कि हम सिर्फ वो मीडिया अटेंशन चाहते हैं, इसके अलावा उनका कोई सरोकार नहीं। लेकिन कांग्रेसी भी बोल रहे हैं ना कि बीजेपी के अंदर, उत्तराखंड बीजेपी जो है उसके अंदर भीतरघात है, हाँ, एक दूसरे से नाराज हैं लोग। बिल्कुल है, तभी तो मैं कह रहा हूं, तो उनके सवाल को जब प्रदेश की जनता गंभीर नहीं ले रही है, देश की 140 करोड़ जनता गंभीर नहीं ले रही है, अगर उनके बातों के पीछे गंभीर होते, उनके एजेंडों के पीछे गंभीर होते, तो क्या वो 99 सीटों पर अटक रहे होते? इतनी 65 साल पुरानी पार्टी जिसको 2-2 बारी इस प्रदेश के, इस देश की जनता ने रिपीट पे रिपीट किया, 65 सालों तक जो रिपीट होते रहे, इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि वो कहां पे खड़े हैं। उनकी बात का महत्व ना देश देता है ना प्रदेश देता है, तो मैं इनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता हूं। मैं एक चीज मानता हूं कि अगर हम काम करेंगे तो हम रिपीट होंगे, काम नहीं करेंगे तो हमें जनता नकार देगी और विपक्ष में बैठा देगी। अच्छा, तो क्या उत्तराखंड में वास्तविक रूप में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है? देखिए, डेमोग्राफिक चेंज की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से आस पड़ोस के राज्य, अगर मैं उसमें समुदाय विशेष की बात करूं तो समुदाय विशेष जिस तरह से पैर पसार रहा है, इस पे हमारे प्रदेश को गंभीर, जिस तरह से धर्मांतरण कानून लाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, UCC कानून लाने का काम मुख्यमंत्री जी ने दिया, ये उसी डेमोग्राफिक चेंज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग हमारे यहाँ पैर पसार रहे हैं, ज़मीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में कहीं ना कहीं किसी तरह का धार्मिक इस तरह का विरोध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे रोकने की सख्त आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी हर एक जाति, हर एक समुदाय, हर एक लिंग की बहुत ज़्यादा सम्मान करती है, लेकिन जब प्रदेश की बात आएगी, हमारे लोगों के हक अधिकार की बात आएगी, तो उसे रोकने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह के कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। कांग्रेस आलाकमान के बड़े बड़े नेता हैं जो, जब ये CM धामी ने डेमोग्राफिक चेंज की बात की और अवैध मजारों को हटाया तो उन्होंने बड़ी आलोचना की यहाँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास, मैंने आपको बोला ना, मीडिया अटेंशन के लिए और कोई काम नहीं है। जब वो सत्ता में होंगे तो वो क्या करेंगे कि हमारे इस प्रदेश के पर्वतीय लोगों का, पहाड़ी मूल के लोगों का, उन लोगों के हक अधिकार को मारने के लिए ऐसी ताकतों को बढ़ावा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं करा। हिंदू मुसलमान की अगर बात करते तो कांग्रेस पार्टी करती है। अगर वो कहीं पे डिप्लोमेटिक बात करती है और अन्य समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने की बात करती है, तो कहीं ना कहीं मेरा हक अधिकार अगर मरेगा तो मैं वहां पे खड़े होकर उसका विरोध जरूर करूंगा, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं या नहीं हूं। अगर मैं सनातनी हूं, अगर मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, तो मुझे वहां खड़े होकर उस बात का पुरजोर विरोध करना पड़ेगा कि यहां पे गलत हो रहा है, मैं अपना अधिकार किसी को देने नहीं दूंगा। मतलब
सही है, आपकी पूरी बातें मैं मानता हूँ, पर एक सीनियर लीडर जो अभी यूपी के सीएम हैं और हमारे उत्तराखंड से ही ताल्लुक़ रखते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के बयान सही है? देखिए, जब आप बयान ऐसा देंगे कि इस देश की पुलिस को 15 मिनट के लिए छोड़ दो तो हम बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं, तो उसका जवाब हमें क्या देना चाहिए आप बताइए? क्या हमें चुप मौन धारण कर देना चाहिए? 140 करोड़ की आबादी में अगर 35 करोड़ रहने वाली एक विशेष समुदाय, उसके जवाब तो बहुत मिल चुके हैं। नहीं, हैदराबाद की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं जहां की भी बात कर रहा हूं, आप समझते हैं उस बात को। तो देखिए, वहां पे सीधी सी बात ये होती है, पाकिस्तान के अंदर हमारे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, जिन्हें अल्पसंख्यक वहां माना जाता है, इस बात को हमें देखना होगा, समझना होगा। इसी भारत से कटा हुआ हिस्सा है। जब हम बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर नरसंहार देखेंगे, हमारी बहू बेटियों को निवस्त्र करके घुमाया जाएगा और वहां पे उनके ऊपर अत्याचार हो रहे होंगे, घर पे जाके अगर बलात्कार किया जाएगा, तो हमें क्या चुप रहना होगा? क्या उस समय जो आपके बड़े बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस के, इन्होंने एक शब्द बोला? कभी इन्होंने कहा बांग्लादेश के अंदर ठीक नहीं हो रहा हिंदुओं के साथ? अगर ये ऐसा बोलेंगे, तो वैसी जवाब दे रहे हैं ना, वहां से बोल रहे हैं अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ या हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार हुआ तो क्रिकेट क्यों खेल? नहीं, देखिए, खेलना, क्रिकेट खेलना और सौहार्द को बढ़ाना, मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म विशेष या समुदाय के खिलाफ है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि अशांति इस देश के अंदर आए या अन्य देशों के अंदर आए, लेकिन जहां पे जो चीज गलत होगी उसके खिलाफ बोलने का मादा रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी रखती है, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं रखती है। ओवैसी बोल रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो जमीन पर दिखता है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहे हैं, 370 धारा को खत्म करने की जो बात करी थी, एक प्रधान एक निशान एक संविधान की जो बात कर रहा था, उस लीडर के बनाए हुए जो एजेंडे को हमने अपने चुनाव में रखा, उसे पूरा करने का काम अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज वो लोग आपस में अलगाववादियों के साथ, आतंकवादी संगठनों के साथ अगर मिलकर ये बात बोल रहे हैं आपको कि हम इस झंडे को फिर से बदलेंगे, संविधान को खत्म करेंगे, तो आप अंदाजा कीजिए कि हमारे देश के एक अभिन्न अंग के लिए किस तरह की बात की जा रही है और उन पार्टियों को सपोर्ट करने वाली पार्टियां कौन सी हैं, तो आपको जवाब नजर आएगा उसमें। तो बीजेपी ने भी तो गठबंधन किया था ना जम्मू कश्मीर। देखिए, गठबंधन करना और अपनी शर्तों पर करना दो अलग चीजें हैं। देखिए, मुझे सरकार बनानी है, उस प्रदेश के अंदर शांति लानी है, मेरा काम है कि 10 साल तक, आज क्यों पत्थरबाजी नहीं हो रही है, आज क्यों लोग वहां पे सड़कों पे उतर के सरकार का विरोध नहीं करते, इसके पीछे के कारणों को देखो आप, कि देखिए अगर हमने उनके साथ अगर किसी तरह का गठबंधन किया, उसके पीछे के कारण है कि सत्ता हमारी थी, हम उसके मुखिया थे और हम ये चाहते थे कि इस प्रदेश के अंदर शांति बनी रहे। अच्छा, तो अब उत्तराखंड वापस आते हैं देश की राजनीति से। कानून व्यवस्था सर जी, बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों का कहना है कि खुद बीजेपी सरकार के जो नेता हैं वो कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बता देता हूं, कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है वो कभी भी किसी तरह के आपराधिक गतिविधियां, गलत गतिविधियां या अशांति वाली गतिविधियां होती हैं उसके पक्ष में कभी नहीं होती है। एक बात, चाहे हमारी सरकार हो किसी की भी सरकार हो। ये बात और है कि अगर किसी तरह का कोई इंसिडेंट हो रहा है और वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है तो पार्टी को डिफेम करना। भारतीय जनता पार्टी ने जब जब इस तरह के कांड इस प्रदेश के अंदर हुए तब तब उस पर त्वरित कार्रवाई करी और 24 घंटे के अंदर। अंकिता भंडारी केस, उसमें तो सर आपके ही नेताओं को बताया जाता है कि कोई वीआईपी था और वो जो रिसोर्ट था वो तोड़ दिया गया था, सबूत मिटाने की कोशिश की गई। संजय भाई, देखिए, बोलने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पे कुछ भी बोल सकता है। आलोचना करना और उस केस पे गंभीरता से मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई के अंदर 24 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ना, जेल के अंदर डालना, आज तक उनकी बेल ना होना और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उस केस को डालना, ये प्रदेश सरकार की ही मौजूदा कार्रवाई का नतीजा है, जिसे कांग्रेस पार्टी भुनाने का काम करे और उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। वो समझ नहीं पा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, समझ नहीं पा रही है, समझती सब कुछ है वो, उसको पता भी है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो क्या करेगी, अटेंशन कैसे चाहेगी मीडिया का, वो भ्रम फैला के करेगी, वो भ्रम फैलाने का काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का इन बातों से सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे कहती है अपराधी कोई भी हो, अगर साक्ष्य है साक्ष्य लाइए ना। मगर यहां बैठा हूं आपके साथ डिबेट में और मैं आपके पीछे कोई आरोप लगा दूं कि भाई संजय ने इस तरह का कांड वहां पे किया, तो उसके सबूत भी तो देने पड़ेंगे। और आपको क्या लगता है कि उसके माता पिता का कौन सा बयान आपने अभी तक ऐसा देखा जिसमें माता पिता ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट से संतुष्ट नहीं है या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। ये काम सिर्फ और सिर्फ विपक्षी जो दल है वो हम लोगों को डिफेम करने के लिए कर रहे हैं और उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, ऐसा मैं भी सोचता हूं। प्रदेश सरकार पुरजोर तरीके से ये चाहती है कि उस बच्ची को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, तभी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में केस चल रहा है। सर, उत्तराखंड के लिए पलायन, माइग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? संजय भाई, मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं और वैसे पूरे प्रदेश के जो बेरोजगार नवयुवक हैं उन सबको पता है ये बात कि प्रदेश सरकार ने, अगर मैं खास तौर पे कहूं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो नेतृत्व रहा है, इस नेतृत्व के अंदर
जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है, अभी दिसंबर में हुआ है, उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, अमित शाह जी भी आए थे, नितिन गडकरी जी भी आए थे, और उसमें लगभग 100 से ज़्यादा सेक्टर्स के लिए 3.5 लाख करोड़ का निवेश आया। और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक मुख्यमंत्री मुंबई जाता है और मुंबई जाके वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उन सबको प्रेरित करता है कि उत्तराखंड आइए, हम आपको व्यवस्था दे रहे हैं, ज़मीन दे रहे हैं, और इस तरह के जो अलग अलग फील्ड के जो रोजगार यहाँ पे हमारे लोगों को सृजित हो सकते हैं उन पे आप काम कीजिए। इसके अलावा वो दुबई गए और दूसरे कंट्रीज में भी जाने के बाद उन्होंने वहां से भी लगभग 4 कंट्रीज के साथ इस प्रदेश की सरकार का टाई अप MOU साइन हो चुका है। और मैं आपको बता दूं लगभग 1350 MOU साइन हुए और 1350 MOU में से 330 जो कंपनीज हैं वो फील्ड पे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। देखिए होता क्या है, जब हम आज एक पौधा लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये पौधा आज ही हमें फल दे देगा, तो पेड़ ज्यादा दिन पलता नहीं। देखिए पौधा हमने लगाया है, उसमें खाद समय से देना होगा, पानी समय से देना होगा, उसकी देखरेख ठीक से करनी होगी, और ये सारी चीजें करने के बाद जब हम इस चीज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो आपको कुछ समय के अंदर जरूर ये इस चीज का फल नजर आएगा, जिसमें ऐसा माना जा रहा है मोटा मोटा कि 10.5 लाख रोजगार इस प्रदेश के अंदर सृजित होने वाले हैं, वो भी अलग अलग फील्ड्स के अंदर। टाइम पीरियड क्या रहेगा? देखिए टाइम पीरियड डिपेंड करता है MOU के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे फॉलो करनी है। देखिए MOU में जो टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी के साथ फॉलो अप रखी हुई हैं, जो साइंड हुई हैं, उन साइंड के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, जिस जिस फील्ड के लिए वैकेंसीज निकलती है, तो हमारे प्रदेश के 70% युवाओं को पहली प्रायोरिटी रखा हुआ है कि वो यहां पर दे। दूसरी बात, आपने माइग्रेशन की बात करी, माइग्रेशन पे मैं और बता देता हूं। हमारा राज्य 2000 में बना, 9 नवंबर 2000 में जी। 2002 में पहली कांग्रेस की सरकार बनी, नारायण दत्त तिवारी जी उसमें मुख्यमंत्री बनते। बहुत आशाएं थे लोगों को, और मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस की चुनी हुई सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन उस टाइम पे भ्रष्टाचार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। हुआ करता था लाल बत्तियां बट रही हैं, ऐसे पानी के भाव लाल बत्तियां बट रही हैं। अगर नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो दबा के कर रहे हैं, अधिकारियों पे उनका दबाव तो इस तरीके से अधिकारियों को काम नहीं किया जाने दे रहा जाता। 2002 के बाद दूसरा चुनाव 7 में होता है। 7 में हम देखते हैं भुवन चंद खंडूरी जैसे एक अच्छे और काबिल मुख्यमंत्री यहाँ पे मिलते हैं। फिर थोड़ा सा कार्यकाल चलता है, चीजें बेहतर होती हैं, पार्टी अपने हिसाब से परिवर्तन करती है, तो रमेश पोखरियाल निशंक जी को मौका मिलता है। फिर उसके बाद चुनाव आते आते खंडूरी जी को फिर से मौका मिल जाता है। फिर 12 का दौर आता है, 12 में विजय बहुगुणा जी को मौका मिलता है, तो 2-2.5 साल वो अपनी सरकार चलाते, बल्कि 1.5 साल ही वो चला पाए। आपदा आ जाती है, आपदा आती है तो हरीश रावत जी अपना प्रभाव केंद्र से लाके जल संसाधन मंत्री से अपना इस्तीफा देके वो यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर उसके बाद हमने खरीद फरोख्त और विधायकों को खरीदने जैसा माहौल भी 2012 से 17 के टेन्योर में देखा। 17 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जैसे मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिलते हैं, और कोशिश की जाती है कि हमारे उत्तराखंड के भाई बहनों के लिए कुछ ना कुछ रोजगार यहाँ पे इनके अच्छे के लिए, अच्छे स्कूलों के लिए, अच्छी सड़कों के लिए, अच्छे अस्पतालों के लिए, या तमाम जिस तरह की व्यवस्थाएं प्रदेश सरकार को देनी चाहिए, चुनी हुई सरकार को देनी चाहिए, उसकी उन्होंने कोशिश करी। 4 साल का उनका सफल कार्यकाल रहा। उनकी जिम्मेदारी कुछ और आगे केंद्र सरकार को अच्छी लगी होगी, तो 2021 में हम देखते हैं कि एक नौजवान मुख्यमंत्री को मौका मिलता है पुष्कर सिंह धामी जी के रूप में। देखिए वो इस तरह के मुख्यमंत्री इस प्रदेश के अंदर आए जिन्होंने हर वर्ग के साथ, हर सुख दुख में इस प्रदेश का कोई कोना नहीं छोड़ा है। अगर हम गढ़वाल की बात करते हैं तो हमें गढ़वाल में दिखाई देते हैं, अगर हम कुमाऊं की बात करते हैं तो कुमाऊं में दिखाई देते हैं, हम मैदान की बात करते हैं तो मैदान की बात करते हैं। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं, लगभग 16,000 से ऊपर नौकरियां इस प्रदेश के अंदर 24 वर्षों में अगर देने वाली कोई सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुष्कर सिंह धामी जी का कुशल नेतृत्व और नरेंद्र मोदी जी का वहां से जो मार्गदर्शन हमें मिला है, उसी के कारण मुमकिन हो पाए कि इस प्रदेश के 16,500 बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिली है। दूसरी बात, हमने अभी इन्वेस्टर समिट की बात करी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में जो 1350 MOU साइन हुए, 3.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, जब जमीन में आपको दिखेंगे तो इस प्रदेश का युवा तो बाहर दिखेगा ही नहीं, और जो बाहर में बेरोजगारी होगी वो भी आपको 30% में यहाँ पे दिखेंगे। तब आप मानेंगे कि इस प्रदेश के अंदर अगर किसी ने दीर्घकालिक कोई योजना बनाई थी तो पुष्कर सिंह धामी जी के ऐतिहासिक समय में हुई है। अच्छा जी। यूसीसी जी, यूसीसी के लिहाज से उत्तराखंड ने इतिहास रचा है, अगर ये मैं ये बोलूँ तो गलत नहीं होगा। क्या है, और कई लोगों को पता नहीं है इसके महत्व और इसकी इंपॉर्टेंस हम लोगों के लिए क्या होगी। देखिए यूसीसी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये दिखता है कि समानता में एकता करने वाला काम। अभी इस देश के अंदर तमाम राज्यों में हम लोग ये देखते हैं कि
बहुजातियां हो गई, अलग अलग समुदाय के लोग हो गए, लेकिन जब हक अधिकार की बात आती है तो उन लोगों को हक अधिकार समान रूप से नहीं मिल पाते। अच्छा। तो यूसीसी की जब हम बात करते हैं तो यूसीसी में हर वर्ग को, हर समुदाय को एक साथ जोड़ने का काम किया गया है, और इसके साथ कुछ चीज़ें उसमें ऐसी फ्रेम की हुई हैं, जबकि उसमें अभी वो जो ड्राफ्ट था वो फरवरी में विधानसभा में पूर्ण बहुमत से पारित हुआ। उसके बाद इस प्रदेश के गवर्नर साहब के द्वारा मुख्यमंत्री वो राष्ट्रपति जी को भेजा गया, और वहां से भी फरवरी में उनकी सहमति मिली है, और सरकार ने ये तय करा है, उसमें लिव इन को रजिस्ट्रेशन का उसमें एक कानून है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे तो उसमें आपको सजा का प्रावधान है। जब विवाह होगा तो लड़के की जो उम्र है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, लड़की की 18 वर्ष की होनी चाहिए। उसके अलावा जो संपत्तियों की बात है उसमें महिलाओं को समान रूप से जो संपत्ति में अधिकार है वो दिए जाएंगे, और एक प्रदेश के अंदर एक कानून के हिसाब से काम होगा, ये उसकी प्राथमिकता। यानी समान एक ही हिसाब से जो कानून है वो बनेंगे, सभी जातियों पे वो लागू होंगे, भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव जैसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है जी सर, बीजेपी कहती है कि उन्होंने उत्तराखंड में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी पैसा खर्च किया है। अब जैसे एक जिस एरिया से हम आते हैं, जिस इलाके से हम आते हैं, हमारी लाइफ लाइन कही जाती है टनकपुर टू तवाघाट मार्ग। 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया, बंद पड़ा है। अभी तक कोई सुध-बुध लेने वाला है या नहीं हमें नहीं पता, पर नहीं खुली है। कई लोगों का आना जाना, कई डिलीवरी केसेस हैं, कई चिकित्सा से संबंधित केस हैं जो जा नहीं पा रहे। देखिए संजय भाई, जब प्रकृति का कहर बरतता है ना, और अतिवृष्टि जिस प्रकार से समय समय पर हो रही है, इसमें कोई भी सरकार बहुत ज़्यादा अपने हाथ से कुछ नहीं कर पाती है। हमने एक चीज़ बना कर दी, अगर अतिवृष्टि के कारण वो जगह टूट गई, खराब हो गई, या लोगों को आने जाने की अव्यवस्था हो गई, इसमें सरकार 24/7 काम कर रही है। इस चीज को एप्रिशिएशन हमने करना बोल रहे हैं कि वैकल्पिक मार्ग तो हो हमारे पास। देखिए, वैकल्पिक के लिए भी विचार किया जा रहा है। देखिए, जब आपके पास कोई चीज खराब होती है तभी तो दूसरे विकल्प के बारे में आप जाएंगे। अब ये चीज हमें या सरकार को कभी नहीं पता थी कि एक सड़क जो इस तरह से बनाई गई है, जिसे आपने लाइफ लाइन की बात करी है, या यहां से वहां तक जानी है, चाइना बॉर्डर तक, ये ठीक रहनी चाहिए। इसमें थोड़ा समय की बात है, वैकल्पिक व्यवस्था भी होगी, इसको भी मजबूत किया जाएगा। और एक चीज मैं आपको आपदा के समय बता दूं कि एयरलिफ्ट करने का काम, चाहे कोई बीमार है घर के अंदर जी, किसी को कोई और कहीं पे फंसने की बात हो रही है, उसको रेस्क्यू करने के लिए अगर एयरलिफ्ट जैसी व्यवस्था बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है कि हमारे लोगों को अगर बीमारी में भी हवाई जहाज से भी अगर एयरलिफ्ट करके कहीं भेजना पड़े, हेलीकॉप्टर से कहीं भेजना पड़े, तो उसकी पहली व्यवस्था अगर बने तो बीजेपी ने बनाई। और दूसरी बात मैं आपको इसमें और एक बात जोड़ना चाहूंगा। देखिए, हमसे पूर्व में भी कार्यकाल कांग्रेस जैसी पार्टियों का रहा, जो राष्ट्र की बहुत पुरानी पार्टियां मानी जाती हैं। अगर इन्होंने अपने कार्यकाल में काम सही किया होता, भ्रष्टाचार मुक्त काम किया होता, अधिकारियों पे दबाव बना के गलत काम नहीं कराया होता, तो आज ये सड़कों को सुधारने का काम हम नहीं कर रहे होते, हम कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ रहे होते। आज जो हमें समय लग रहा है, ये पुरानी व्यवस्थाओं को ठीक करने की वजह से लग रहा है। जब ये पुरानी व्यवस्थाएं ठीक होंगी तो नई व्यवस्थाएं आपको अपने आप अच्छी दिखेंगी। अच्छा, कांग्रेस के पूर्व विधायक है चंपौद से, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने 6 महीने पहले आगाह किया था इस रोड के बारे में, लेकिन बीजेपी है कि अपने घमंड में चूर है और सुन नहीं रही। देखिए, चंपावत के पूर्व विधायक तो स्वर्गीय कैलाश गहतोड़ी जी थे ना। कांग्रेस से तो देखिए हिमेश खरकवाल जी हैं। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ कांग्रेस के बारे में शुरू में ही बता दिया, ये आगाह करने वाले लोग कोई नहीं है। ये जब आपदा आती है तो घरों के अंदर छिप रखे होते हैं। सोनप्रयाग में इन्हें भगाया जाता है, सोनप्रयाग में इनकी पूरी टीम को भगाया जाता है जब जहां पे लोगों की सेवा हो रही होती है, जहां लोगों के लिए भंडारा लगा हुआ होता है, वहां पे ये जब हीरोगिरी कर रहे तो उन्हें भगाने का काम वहां के क्षेत्रीय लोगों ने किया। और इनके राहुल बाबा ने जब इन्हें दिल्ली बुलाया तो इनकी संपूर्ण टीम ऐसी आपदा के समय पे हमारे लोगों की सेवा करने के बजाय ये वहां नजर आ रहे थे। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ शोर मचाने का काम करते हैं, जहां पे भीड़ जुटी हुई होती है वहां पे जाके अपने आप को जोड़ लेते हैं। इसके अलावा इनका प्रदेश की जनता के साथ कोई सरोकार नहीं है, ना ये जल में है, ना जंगल में है, ना जमीन में है। यही कारण है कि इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता इनके बारे में, इनके मखौटे के बारे में बहुत अच्छे से जानती है। और मैं ये मानता हूं कि हमारे प्रदेश की जनता ने बहुत समझदारी का काम किया कि इन्हें सत्ता में नहीं आने दिया। नहीं तो जो लोभी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, और अगर मैं कहूं कि आतंकवादियों का साथ देने वाले लोग हैं, इनकी आवश्यकता इस प्रदेश में नहीं है। 2024 में टिहरी लोकसभा सीट से बहुत लोकप्रिय प्रत्याशी थे जो कि हार गए थे, बॉबी पवार, निर्दलीय थे वो। उन्होंने सर सीएम धामी को कामचोर बोल दिया। देखिए, कोई कुछ भी बोले, लोकतंत्र है, इसमें आप किसी की जबान को रोक नहीं सकते। इस बात को हमें समझना होगा। दूसरी बात यह है, आदमी इस तरह की अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल करके अपना चरित्र सामने पेश करता है। एक तरफ
अगर युवाओं ने कहीं ना कहीं ये समझ लिया हो कि ये बेरोजगारों का मसीहा है या बेरोजगारों की बात रखने वाला है, अगर उस आदमी के मुंह से अगर इतनी छोटी और गिरे स्तर की, जिसने लोकसभा का चुनाव लड़ लिया, जो कहीं ना कहीं पे प्रभावित गिनती में माना जा रहा था कि ये जीतेगा, अगर वो निम्न वर्ग की राजनीति कर रहा है और ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रहा है, तो मैं मतलब ईश्वर से कहूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे और बहुत ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है। और राजनीति में आप इस स्तर तक आने के लिए आपने किन चीजों का फायदा उठाया है, या आने वाले समय में वही युवा साथी जो बेचारे यहां से सपोर्ट करने के लिए आए थे, हमारे इलाकों से गए थे, उनकी जानकारी में आएगा तो उस दिन आपके साथ एक भी संख्या नहीं दिखेगी। सर, बीजेपी को उत्तराखंड में सत्ता में रहते हुए करीब 7 साल हो चुके हैं, अभी तक कितने रोजगार दिए हैं? ये मैं नहीं, ये जनता पूछ रही है। देखिए, जो प्रदेश की शिक्षित जनता है, समझदार जनता है, जिसको दिखता है कि एक विजनरी गवर्नमेंट आ रखी है, विजनरी लीडरशिप इस प्रदेश को मिली है, उनको पता है कि जब हम 16,500 सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकाल में वो नौकरियां हमारे प्रदेश के नौजवान बेरोजगार साथियों को मिली है और ऑन रिकॉर्ड मिली हुई है। तो इसलिए हमसे झूठ नहीं कहा जाएगा। कांग्रेस का तो हाल आजकल आरोप लगाने का इस तरह हो रखा है कि अगर उन्होंने घर पे कुत्ता भी पाला है, वो कुत्ता अगर उन्हें काट ले तो वो कहेंगे बीजेपी वालों के कहने पर इस कुत्ते ने हमें काट लिया है। तो उनका तो इस तरह का आरोप कोई नई चीज नहीं है। प्रदेश सरकार अच्छा काम करे और जो मैंने आपको 3.5 लाख ग्लोबल इन्वेस्टर्स उसके तहत आई है, उसके तहत जैसे मैं मान रहा हूं कि आने वाले 1-2 साल के अंदर आपको इस प्रदेश के अंदर 10.5 लाख जो नौकरियां वो आपको जरूर दिखते हुए मिलेंगी और यहाँ का युवा बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक आदमी लिखते हैं कि जिस तरह घर घर जाकर सदस्यता अभियान ये बीजेपी चला रही है, एक बार बेरोजगारी अभियान भी चलाना चाहिए। देखिए, जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए होते हैं ना, वो बंद कमरों के अंदर इसी तरह की बातें करते हैं, क्योंकि उन्हें आम जन से कोई सरोकार नहीं और कमेंट करना बहुत आसान बात है। जब राम राज्य आया था ना, प्रभु श्री राम का राज्य आया था, उस राम राज्य के समय में भी जब प्रभु श्री राम पे आरोप लग गए तो ये तो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये कोई नई बात नहीं है। एक कमेंट आपने पढ़ा, लेकिन आपने इसके अलावा बाकी के कमेंट्स पढ़ने के लिए भी अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको नजर आएगा कि अप्रिसिएशन है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को है। तो ऐसे 1-2 कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रही है। सर, एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि ये कैसी डबल इंजन की सरकार है जिसमें ट्रेन के एक इंजन को 5 साल में 3 बार बदला जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ त्रिवेंद्र रावत, तीरथ सिंह रावत और फिर उसके बाद सीएम धामी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, परिवर्तन सृष्टि का नियम है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कुछ अलग है। उसकी पद पे रहने वाले लोभी लोगों की तरह राजनीति नहीं करती हो। जैसे कांग्रेस के अंदर अगर किसी का मंत्री पद, किसी का आप टिकट बदल के देख लीजिए, किसी का मुख्यमंत्री पद बदल के देखिए, वहां सर फूट जाता है, उसी दिन सरकार गिर जाती है और वो लोग सरकार छोड़कर भाग जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत शिष्टाचार है, बहुत पेशेंस है और ये सरकार जो इतने समय पे केंद्र के अंदर और प्रदेश के अंदर चल रही है, इसके पीछे के कारण यही है कि हम लोग अपनी पार्टी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो यहाँ पे पद के लिए कोई नहीं आया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों की बातें हैं, वो करते रहेंगे, उनका काम है। हम काम करने वाले लोग हैं, हम काम करते रहेंगे। अच्छा, उत्तराखंड में अब तक का सबसे बेस्ट सीएम आपके लिए सिर्फ एक नाम लेना है, और क्यों? देखिए, ऐसा है, सीएम एक ऐसा पद है, गरिमामय पद है, जिसके लिए जो सीएम पद पे बैठता है उसकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से दुगना काम करता है। जैसे अगर हम बात करें नारायण दत्त तिवारी जी की, उस समय हमें ये देखने को मिलता है, वयोवृद्ध होने के बाद भी, 80+ की उम्र होने के बाद भी उनके कार्यशैली की क्षमता बड़ी रेस्ट्रिक्टेड होती होगी। एक नौजवान अलग तरीके से काम करता है। तो जब हम पुष्कर सिंह धामी जी को इस रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, हम देखते हैं कि सुबह वो गढ़वाल में होते हैं और शाम होते होते वो कुमाऊं होते हुए उधम सिंह नगर में दिखते हैं। तो उस कार्यशैली को देखते हुए हमें पुष्कर सिंह धामी जी के अलावा कोई ऐसा मुख्यमंत्री इन 24 वर्षों के कार्यकालों में उतना सफल नहीं दिखता, जिसने निर्णय लेने में सेकंड नहीं लगाया, जिसने लोकहित में बात करने में सेकंड नहीं लगाया। बीसी खंडूरी, त्रिवेंद्र रावत, ये देखिए, सम्मान करना मुख्यमंत्री के रूप में और कार्यशैली के आधार पे किसी को अंक देना या उसकी प्राथमिकता को बताना, ये 2 अलग चीजें। जैसे आपने कहा सिर्फ एक नाम बताने की बात आपने कही, तो मैंने आपको कम समय में अपनी उपलब्धियों के साथ जो एक मुख्यमंत्री के रूप में जो इस प्रदेश को मिला, उस उपलब्धि के आधार पर मैंने बताया कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के अलावा कोई ऐसा मुख्यमंत्री मेरी नजर में नहीं है जिसने कम समय में इतने अधिक काम किया। अच्छा। बाकी पार्टी, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, वो हमारे लिए सम्मानित था, है और रहेगा। अच्छा, केंद्र सरकार में मोदी जी से अलावा इस वक्त आपको सबसे बेस्ट मंत्री कौन लगता है, जो अपने काम
अच्छी तरीके से करें? देखिए मोदी जी का जो कार्यकाल है ना, उस कार्यकाल में उन्होंने जिनको भी मंत्री पद की जिम्मेदारी दी है वो सारे अपने आप में हीरे हैं और हर एक विभाग की अलग जिम्मेदारी है। अगर आप रक्षा मंत्री की बात करते हैं तो उसको गृह मंत्री के साथ नहीं जोड़ सकते। तो इसमें पसंद नापसंद नहीं बनती है, एकजुट होकर एक देश की, एक प्रशासन को एक सही तरीके से ले जाने की बात है। तो इसमें सब अपने जिम्मेदारी से अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी लोग बोल रहे हैं कि जो राहुल गांधी हैं वो अब तैयार हो चुके हैं नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि इस बार जाहिर तौर पर उनकी सीटें बढ़ी हैं और यूपी में जैसे सपा की भी सीटें बढ़ी हैं। अब बोल रहे हैं कि इंडी गठबंधन अगले चुनाव में मात देने के लिए तैयार है। संजय भाई, ये जो इंडी गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, इन्होंने जितने दल अपने साथ जोड़ रखे हैं, जब राज्य के चुनाव होने लगे तो आपने देख लिया वो सारे दल बिखर गए। कोई भी एक दल मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहा। अभी जब दिल्ली में चुनाव आएंगे तो आपको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सर फूटते हुए दिखेंगे। हमारी शुभकामनाएं है अच्छे लीडर वो बने, लेकिन मोदी जी की इक्वालिटी करना वो बहुत बेमानी होगी, क्योंकि उनका कद और इंडी गठबंधन के ये छोटे छोटे दलों के जो गठबंधन बना हुआ है, इसमें लेवल में बहुत डिफरेंस है, बहुत समय लगेगा उन्हें। सर, अभी तक आपसे बात करते हुए मुझे लग चुका है, ये महसूस हो चुका कि आप राजनीति के एक परिपक्व खिलाड़ी बन चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सचिन तेंदुलकर हैं, तो कुछ रोड मैप बना है कि कहाँ तक जाना है? अभी फिलहाल एक साधारण से कार्यकर्ता हूं, उस श्रेणी में अपने आप को खुश महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, पहाड़ के युवा को राजनीति में आना चाहिए? देखिए, यहाँ पे आना क्या चाहिए, यहाँ का युवा राजनीति में आ चुका है, हर घर में यहाँ पे युवा राजनीति में। अगर यहाँ का युवा हर घर का राजनीति में नहीं होता तो यहाँ पे ये कांग्रेस पार्टी के विधायक तो नहीं जीतते। तो इस बात से अपने आप समझ आता है कि हर घर में राजनेता पहले से ही है। इस बात को और अच्छे से समझा दीजिए। देखिए, मेरा ये मानना है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारे गाँव में क्या हो गया है, राजनीति के लोग इस रूप से देखते हैं कि अगर मैं राजनीति करूंगा तो कल को मुझे ठेकेदार बनना है, कल को पैसा कमाना है। जनहित के कामों से कम लोगों का सरोकार होता है। कुछ लोग ऐसा होते हैं पैसा भी कमाते हैं, जनसेवा भी करते हैं। कुछ लोगों का लक्ष्य होता है सिर्फ पैसा कमाना है, जनसेवा से मतलब नहीं। लेकिन काम करने के और भी कई सारे फील्ड हैं। जैसे मैं ये मान के चलता हूँ, स्वरोजगार की अभी हमने जब शुरू में बात करी, मैंने ये देखा कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस प्रदेश के अंदर सब्सिडाइज्ड अगर लोन दिया जा रहा है, युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है, तो ब्लॉक स्तर पे भी वो स्कीम पहुंच चुकी है। मैटर ये करता है कि हम सोचते क्या है। हम लोगों ने नौकरी करने वाले से बेहतर ये होगा, नौकरी देने वाला कब बनेंगे? जिस दिन हम इस मानसिकता पे आएंगे उस दिन आपको कोई भी युवा घर पे बेरोजगार नहीं देगा। देखिए, स्वरोजगार को प्रेरणा समझते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो तमाम स्कीम्स इस प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बनी है, उसमें 70 से 80% तक सब्सिडी है। और मैं आपको खुद बताता हूं, जैसे आपने शुरू में मेरा इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं कॉर्पोरेट फील्ड को छोड़कर आया हूं, उसके बाद मैंने आपको बताया मैं BLLB का प्रैक्टिशनर भी हूं। इसको अगर मतलब एक अलग साइड रखते हुए अगर मैं देख रहा हूं तो स्वरोजगार को आगे बढ़ावा देने के लिए मैंने देवीदुरा क्षेत्र के अंदर एक डेयरी फार्मिंग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाला है, जो मुझे लगता है कि जिला चंपावत के अंदर इस पर्वतीय इलाके में इतनी बड़ी डेयरी फार्मिंग नहीं हो रही होगी, जिसमें 10 से 15 युवाओं को भी और महिलाओं को भी रोजगार मिलने वाला है। तो अगर आपको कभी मौका मिलता है तो वहां जरूर आइए। और मैं यहाँ के युवाओं को यह संदेश भी देना चाहता हूं कि आप, जो मैंने शुरू में एक बात कही कि नौकरी करने वाले से बेहतर होगा कि नौकरी देने वाले बनो। सारी काबिलियत हमारे अंदर है, सारा टैलेंट हमारे अंदर है, बशर्ते कि हम लोग उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। सरकार ने छोटी स्कीम, बड़ी स्कीम, सारी स्कीम्स ऐसी रखी हुई है, MSME की स्कीम्स रखी हुई हैं, जिसमें आप लोग छोटे यूनिट्स में लगा सकते हैं, जिसमें सरकार पूरी जिम्मेदारी ले रही है, आपको बगैर गारंटी के लोन दे रही है। लेकिन आप लोग अपना मन वहां बनाइए। आप लोगों को 10-15 हजार में जो नौकरी करने की आदत बन गई है, इससे बाहर निकलिए। उसमें अगर आप 10 साल भी नौकरी करते हैं तो उन्नति के चांसेस कम है। यहां पर अगर आप अपना स्वरोजगार लगाते हैं तो उसमें उन्नति के चांसेस 200% बन जाते हैं। आप अपने घर में, अपनी देवभूमि में, अपने माता पिता की सेवा में, अपने परिजनों के साथ में, और खास तौर पे आपकी ये बात है कि बाहर के 15,000, यहाँ के 10,000, आपके उससे दुगनी कीमत की आपके घर पे समृद्धि आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल सर, हम आपके जो डेयरी फार्मिंग है वहाँ देखने जरूर आएंगे। बहुत स्वागत है आपका। और आपने सर बहुत बेबाकी से, बेबाक अंदाज में आपने जवाब दिए, और आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अपने राजनीतिक भविष्य की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजय भाई, आपका विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, भाई किशोर जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपने इतना, जो आप लोगों का बिजी शेड्यूल है, उसमें मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं आपके बीच में आके अपनी कोई बात रख पाऊँ। इसके लिए आप सबका विशेष आभार। बहुत बहुत धन्यवाद जी।